Hello students, I am Dr. Aniket, Assistant Professor of Agronomy at University of Agriculture and Technology, Banda. Welcome to my YouTube channel Agronomy Simplified। और आज की वीडियो में बात करेंगे लाइवस्टॉक इंटीग्रेशन पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे रोल, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ पोल्ट्री इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इन रूरल इंडिया। तो पहली बात तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगी। कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल पोल्ट्री का मॉडल रखता है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, हमें एग मिलते हैं, मीट मिलता है। फिर बेनिफिट्स टू लैंडलेस लेबर्स, स्मॉल ऑर्डर फार्मर्स एंड वुमेन्स। देन सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पर जो भी एक्सक्रीटा वगैरह निकलता है यहाँ से उसका रिसाइकलिंग करके हम अच्छे तरीके के, बेहतर तरीके के ऑर्गेनिक मैन्योर्स और ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज कर सकते हैं, जहाँ से सिस्टम में डिग्रेडेशन ना होते हुए सॉइल फर्टिलिटी और उन चीज़ों का मेंटेनेंस किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन किया जाता है और सिस्टम में एक ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। तो इंडियन कंडीशन में जब पोल्ट्री की बात करते हैं तो कौन कौन से बर्ड्स उसमें आते हैं। जनरली पोल्ट्री जैसे ही हम बोलते हैं हमारे सामने मुर्गियां आ जाती है, लेकिन मुर्गी इज वन ऑफ द कंपोनेंट, हेन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री। अदर बर्ड से आते हैं, हेन को प्रोफेशनल लैंग्वेज में चिकन बोलते हैं। इसके साथ डक, गूज, गिनी फाउल, टर्की, क्वेल, पिजन और इमू, इस तरीके के बर्ड्स छोटे मोटे स्तर पर इंडिया में डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ फार्मिंग। देन इनमें से भी चिकन और डक, ये दो इम्पोर्टेंट बर्ड्स है। सबसे ज़्यादा चिकन की पॉपुलेशन है, उसके बाद डक की पॉपुलेशन है। वन बाय वन इन सब के ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिकन फार्मिंग पर। और जो हम स्टैटिस्टिकल डेटा देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज हैविंग फोर्थ रैंक इन एग प्रोडक्शन। 41 बिलियन एग्स पर ईयर, इतना हमारी प्रोडक्शन का पोटेंशियल है और हमारी रैंकिंग एग प्रोडक्शन में फोर्थ है। और वहीं पर ब्रॉयलर प्रोडक्शन में, जो ब्रॉयलर मीट के लिए हेन करियरिंग किया जाता है, उसमें हमारी फिफ्थ रैंक है, प्रोड्यूसिंग 1000 मिलियन ब्रॉयलर्स पर ईयर। और ये जो इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, इट इज हैविंग 15% एनुअल ग्रोथ रेट, 15% से हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इसके बिहाइंड जो कारण बताया गया है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कई सारे स्कीमों के थ्रू पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, या फिर रूरल लाइवलीहुड में पोल्ट्री को इंक्लूड करने के लिए काफ़ी सारा सपोर्ट किया गया है। और दूसरी बात है कि कई जो अकॉर्डिंग टू अलग अलग एग्रो एनवायरमेंट्स है, अलग अलग स्टेट्स है, जोन्स है, उसके लिए कई सारी ब्रीड्स का इन्वेंशन भी किया है हमारे इंस्टीट्यूट्स ने। और उसके कारण हमें हाई क्वालिटी के चिक्स मिलते हैं। वैक्सीन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है समय समय पर कई डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए। और पोल्ट्री रेयरिंग के लिए इक्विपमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, इनकी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी आज की डेट में इंडिया में है। तो एडवांटेजेस क्या है चिकन फार्मिंग के? पहली बात तो है ही लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात शॉर्ट रेयरिंग पीरियड होता है। अब ये कंपेरेटिव डिफरेंसेस बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर की बात यहाँ पर चल रही है कि शॉर्ट रेयरिंग पीरियड होता है ब्रॉयलर का 6 to 7 वीक्स। जो सफ़ेद वाले ब्रॉयलर हम दुकानों में देखते हैं चिकन शॉप में, वो ब्रॉयलर्स होते हैं। और लेयर्स अंडे देने वाले वो बर्ड्स अलग होते हैं, जो लगभग 100-120 डेज के बाद एग लेंगे शुरू करते हैं। तो लंबे समय तक, 2-3 सालों तक एग्स वो दे सकते हैं। फिर ये जो ब्रॉयलर में है, हम मल्टीपल फ्लॉक्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। 6 से 7 वीक में 45-50 दिनों में एक एक बैच हार्वेस्ट होते जाएगी। तो इस तरीके से कई सारे बैचेस में हम पोल्ट्री को प्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रॉयलर का पर्टिकुलरली। इनकी फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत हायर होती है और कम समय में सेलिंग के लायक बनने के लिए उसके कारण
रिटर्न भी तुरंत शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए पोल्ट्री मीट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पोल्ट्री ब्रीड्स का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। अलग अलग क्लासेस यहाँ पर रखी गई है, जिसमें अमेरिकन क्लास, मेडिटेरेनियन, एक एक हम देखते जाएंगे और उसके अंदर कौन कौन से ब्रीड्स आती है। आप इसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट लेके थोड़े से कैरेक्टर्स वगैरह बाद में पढ़ लेना। लिस्टेड यहाँ पर है, आपको बस ढंग से उसको पढ़ना है। अमेरिकन क्लास, उसमें जो ज़्यादा जिनको पब्लिसिटी मिले ऐसे ब्रीड्स है, न्यू हैम्पशायर और रोड्स आइलैंड रेड। देन मेडिटेरियन क्लास होता है लेग हॉर्न, मिनोरका, एंकोना, जो उसमें ब्रीड्स आते हैं। फिर थर्ड क्लास होता है इंग्लिश क्लास, उसमें ऑस्ट्रोलॉप, ससेक्स और ऑर्पिंगटन जैसे ब्रीड्स आते हैं। फिर एशियाटिक क्लास है, जिसमें आसिल और कड़कनाथ जो हमारी लोकल ब्रीड है इंडिया की, उसका यहाँ पर एज एग्जांपल कोट किया जाता है। फिर एग लिंग टाइप्स इसमें आते हैं, एक टाइप में जिसको लेयर्स हम बोलते हैं। तो व्हाइट लेग हॉर्न, जो रोड आइलैंड रेड की मैं बात कर रहा था, गोल्डन 92, प्रिया, सोनाली देवेंद्र, ये हमारे कैरी के ब्रीड है। कैरी का जो बरेली में है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR का, तो उन्होंने कई सारे ब्रीड्स इन्वेंट की है। इस स्लाइड में भी कई सारे ब्रीड्स का एग्जाम्पल और उनका क्लासिफिकेशन दिया है। कुछ मीट टाइप के ब्रीड्स हैं, कुछ नेटिव मतलब इंडियन, जिनको हम इंडिजिनस बोलते हैं, वो एक टाइप के ब्रीड है, जिनमें आसिल, फ्रिजल, कड़कनाथ और नेकेड नेक, इस तरीके से बर्ड्स है, ब्रीड्स हैं। फिर इंडिजिनस या फिर जो मल्टीपर्पज़ या डुअल पर्पज़ जिनको यूज किया जाता है, ऐसे देसी चिकन्स होते हैं। अनआइडेंटिफाइड कई सारे अनडिस्क्रिप्टेड स्पीसीज होती है। कई विलेजेस में वगैरह आपको छोटी छोटी मुर्गियाँ देखने को मिलेगी, जिनकी मतलब एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी नहीं होती है कुछ, लेकिन देसी जिनको बोला जाता है। फिर आसिल और कड़कनाथ का ऊपर बताया था मैंने। फिर कमर्शियल जो ब्रॉयलर ब्रीड्स होते हैं, पर्टिकुलर ब्रॉयलर्स, इनमें ये नाम है जो सफ़ेद मुर्गियाँ मैंने कहा कि चिकन शॉप्स पर हम कई बार देखते हैं। फिर कमर्शियल लेयर ब्रीड्स आते हैं, जो कैरी के, प्रिया, सोनाली देवेंद्र। अब हमारे जो पोल्ट्री फार्म है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, वहाँ पर कड़कनाथ और देवेंद्र, ये दोनों ही ब्रीड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरे पोल्ट्री बर्ड की हम बात करते हैं, जिसका नाम है क्विल, और आपने देखा इसको तितर बोलते हैं। और कई बार हम जंगल में या बबूल के पेड़ों में इसको भागते हुए देखते हैं। वो एक्चुअली वाइल्ड स्पीसीज है। इनकी कुछ डोमेस्टिकेट स्पीसीज भी कुछ लोग कमर्शियल रेयरिंग इनका करते हैं। तो इनकी खासियत है कि स्मॉल साइज पोल्ट्री स्पीसीज है, बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ होती है, और दोनों पर्पज़ के लिए, एक प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि इसका एक बहुत तो छोटा आता है, लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस माना गया है। इंडिया में जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है इसकी, वो जापानीज और बॉब वाइट है, दो स्पीसीज कमर्शियल ट्रेडिंग जिनका किया जाता है। एडवांटेजेस में वही सब चीज़ें फिर से आएगी कि मिनिमम स्पेस लगता है, मिनिमम कॉस्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, हाई फीड एफिशिएंसी, क्विक मैच्योरिटी, 6 से 8 वीक में ही मैच्योरिटी आ जाती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, और बहुत इजीली हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो अनदर कंपोनेंट्स है उनके साथ इनको मर्ज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्की नाम के बर्ड्स की, जो डोमेस्टिकेटेड है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में रिकमेंडेड है। हमारा जो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का यूनिट है, कुछ साल पहले हमने इन बर्ड्स को यहाँ पर रखा था। और लेकिन हमने ये अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस में ये पाया कि इनके चिकन की और एग्स की कोई भी डिमांड लोकल मार्केट्स में नहीं है, इसलिए वो बस शो पीस बन के रह गए। हालांकि उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये भी था, भले हमें उनके एग और मीट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन वो एक अलर्ट बर्ड था। मतलब जैसे कि कोई जानवर और वो हमारे यूनिट में घुस जाता था, तो वो तुरंत जोर जोर से चीख के उसका अलर्ट कर देता था, तो बाकी सभी लोग हमारे सजग हो जाते थे। उसका एक बेनिफिट हमें ज़रूर था। तो इसका एग जो है वो चिकन से भी थोड़ा सा मोटा होता है। इंडिया में जो डोमेस्टिकेटेड ब्रीड्स हैं, वो BBB और BBW है, जिनको ब्रॉड ब्रिस्टेड ब्रॉन्ज और ब्रॉड ब्रिस्टेड वाइट बोला जाता है।
फिर डक रेयरिंग एक अच्छा बिजनेस है, या फिर एक कंपोनेंट हम बोलेंगे जो फार्मिंग सिस्टम में बहुत आसानी से इंक्लूड किया जा सकता है। इसका जो एग है वो मुर्गी के एग से ज़्यादा बड़ा होता है, वज़नदार होता है, और उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होते हैं। और 6 to 7% जो एक प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में, वो 6 से 7 प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है डक के द्वारा। तो इसके एडवांटेजेस में ये हार्डी बर्ड्स है, डिसीड्रेस्टर्स है, इनमें कभी कोई बीमारी नहीं आती है, बहुत रेयर होता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस यही है। लो मेंटेनेंस होता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप तालाब में जाते हैं, उधर तैरते रहते हैं। फिर गुड फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इस एक्चुअली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो अलग अलग मॉडल्स हैं वहाँ पर अलग अलग से इसका बेनिफिट बताया जाता है। जैसे ये राइस डक फार्मिंग है, तो वहाँ पर राइस में पेस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि ये सारे लार्वा वगैरह कीड़े मकोड़े वहाँ पर खाते हैं। तो इसके लिए राइस का मतलब हेल्थ ऑर्गेनिक तरीके से करने के लिए हम वो पॉसिबिलिटी वहाँ पर दिख जाती है। दूसरी, अगर मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की यूनिट में डक बर्ड्स रही है हमेशा से ही। बात वही है कि इनके एग्स को लोकल मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस मुझे लगा वो है जो फिशरी की यूनिट है उसको सपोर्ट करना। ये जो पॉन्ड का वाटर है उसमें पानी में तैरते रहते हैं, और पर्टिकुलरली विंटर में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है पानी में, उसे कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। लेकिन डक से हमने एक चीज़ देखी कि ये जब भी पानी में तैरते हैं ग्रुप में, 25-50 बर्ड्स हमारे यहाँ पर हमेशा रहते थे, तो वो जब तैरते हैं तो वो वेव्स क्रिएट करते हैं, पानी में लहरें उठाते हैं। तो वो लहरों के कारण वो हवा का ऑक्सीजन पानी में घुलता है, और वो एक सप्लीमेंटेशन माना गया है फिशरी के यूनिट के लिए। तो ये इनका एडवांटेज ज़रूर हमें देखने को मिलता है। फिर ब्रीड्स की बात करें तो डक में 2 ब्रीड बहुत ही पॉपुलर हैं, खाकी कैम्बेल और वाइट पेकिन। ज़्यादातर खाकी कैम्बेल को ही प्रेफर किया जाता है। एग लिंग कैपेसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, 300 एग्स पर ईयर का रिकमेंडेशन है। एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें कभी 200 सवा 200 पर ईयर के ज़्यादा एग्स नहीं मिले हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट वगैरह उन तरीके का भी इफेक्ट हो सकता है। तो अब इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम्स में मतलब पोल्ट्री कहाँ कहाँ पर इंक्लूड किया जा सकती है। तो क्रॉप फार्मिंग में जैसे राइस डक का एक फार्मिंग सिस्टम का हमने मॉडल बताया था, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है। फिर फिश फार्मिंग का, जहाँ पर पॉन्ड फिशरी है और उसी के साथ कुछ डक्स या क्वेल जैसे एनिमल्स रखे जाए, वहाँ पर भी इसका पोटेंशियल है। और फिर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में, जहाँ पर ओपन रेंज में ट्रीज के बीच में इनमें से कोई भी पोल्ट्री हो, डक हो, इन बर्ड्स को रखा जाए। आप यूट्यूब पर कई बार वीडियोस वगैरह देखते होंगे चाइना के वगैरह, वहाँ पर लाखों की संख्या में डक्स राइस फार्मिंग में या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के फार्मिंग में छोड़े जाते हैं, और बहुत हेवी एग का प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है। उनके एग और मीट की डिमांड भी वहाँ पर होती है, तो इसलिए उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी बन जाती हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो ख़त्म कर देते हैं। आज के वीडियो में हमने पोल्ट्री कंपोनेंट्स के सारे बर्ड्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें लगी वो आपके साथ शेयर की है। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।